लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था कि क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का रिलेशन होता है। अब ये जो इनवर्स रिलेशन होता है उन दोनों के बीच में, उसको अपन क्वांटिफाई नहीं किया था, उनको अपन ने नंबर्स में डिस्क्राइब नहीं किया था, या हम उस लॉ ऑफ डिमांड में उसको नंबर में बता नहीं पाए थे। इसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो प्राइस है उसका रिलेशन निकालता है। दो अनजाने अजनबी, और वो भी किसमें, नंबर्स में। ठीक है, सो इट बेसिकली क्वांटिफाइज रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। तो अपन नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखते हैं इस चैप्टर में क्या आने वाला है। एक्चुअली थर्ड चैप्टर का सेकंड यूनिट है। मार्किंग स्कीम क्या एनालिसिस रहा है, 2022 में 12 मार्क के लिए पूछा गया था इस चैप्टर में से, 2023 में 9 मार्क के लिए पूछा गया था, 2024 में 11 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि 10 मार्क के आसपास पूछा जाता है इस चैप्टर से। क्या क्या आता है, डिटेल क्वेश्चन पे ज्यादा एम्फोसिस रहता है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें भी ग्राफ ज्यादा यूज होते हैं तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्लस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, या एजम असर्शन रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखने को मिल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, हमने इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखे थे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करती है और जो चेंज होती रहती है, जैसे इन्फ्लेशन को अपन ने इकोनॉमिक वेरिएबल बोला था। अब इसमें से कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल इंडिपेंडेंट रहते, मतलब उनकी वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती, और दूसरे कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल रहते जो डिपेंडेंट रहते, मतलब उनकी वैल्यू डिराइव होती है किसी दूसरे के वैल्यू से। ठीक है, तो जैसे कि जीडीपी का जो वैल्यू है, वो जीडीपी की वैल्यू किससे डिराइव होंगी, क्वांटिटी से और प्राइजेस से डिराइव होंगी। तो ऐसे डिराइव वेरिएबल्स होते हैं कुछ। अब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्राइस रहेगी वो इन्फ्लुएंस करेंगी डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये जो रिलेशन है उसको क्वांटिफाई किया जाता है, उसको बताया जाता है कि हाँ, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने से बढ़ेगा। मतलब हम निकालते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। कौन रिस्पॉन्ड करेगा सर, डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्ड करेगा, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, वो केस टू केस डिफर करता है। अब ये समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी यानी सर दोनों के बीच का रिलेशन को क्वांटिफाई करना, यही होता है इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अपने को निकालना पड़ता है। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये दो चीजों का जो रिलेशन रहता है वही अपने को स्टडी करना रहता है, बट कौन सी दो चीजें, प्राइस, और प्राइस के बेसिस पे डिपेंडेंट रहती है क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। अब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस घटी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ये अपन ने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में। अब अपने को इसको क्वांटिफाई करना है, तो अपने को क्या निकालना है, रिस्पॉन्सिवनेस पर अगर मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस बोलता है तो गलत हो जाएगा, मुझे कीवर्ड पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा, चेंज इन रिस्पॉन्सिवनेस, या सॉरी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये डिग्री वर्ड की यूज की अपन बात करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बेस्ड ऑन या विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस।
प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब क्या है समझना, मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड सॉरी प्राइस कुछ परसेंट से चेंज हुई तो उसके बेस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज होगी वो अपने को निकालना है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चीज याद रखना। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हाँ सर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस घटी 20% से, 20% से प्राइस घट गई, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोर्स बढ़ेगी, बट कितने परसेंट से बढ़ेगी वो अपने को निकालना पड़ता है। किसमें, इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी अपने को ये बताती है, ठीक है, कि तुमने 20% अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटा दी तो क्वांटिटी जो डिमांड की जाएंगी या क्वांटिटी जो बेची जाएंगी वो कितने परसेंट से बढ़ेगी, ये अपने को पता चलता है। अब सवाल उठता है कि परसेंटेज चेंज क्या है। ये अपने बहुत बेसिक चीज है, बट अपने को बहुत बार पता नहीं होता परसेंटेज चेंज। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। मान लो कोई क्वांटिटी है 100 पे थी, 80 पे आ गई, तो कितना परसेंट चेंज हो गया, अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि 20% चेंज हो गया। बट अगर नंबर्स आर्बिट्री रहे तो ये अपन बता नहीं पाते इजीली, इसीलिए एक फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये रहता है फॉर्मूला परसेंटेज चेंज निकालने का। अब फाइनल वैल्यू कौन सी है सर, फाइनल वैल्यू 80 है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू 100 थी, सो यहाँ पे रहेगा -100 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो ये कितना आएगा -20 अपॉन 100 इंटू 100 भी करना पड़ेगा, इंटू 100, तो ये आ जाएगा -20%। तो कितना परसेंट चेंज हुआ, -20%। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब परसेंटेज चेंज ही अपने को, देखो इलास्टिसिटी में अपने को परसेंटेज चेंज ही निकालना है, इसीलिए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी समझ में आ गया कि सर अगर प्राइस में हमने चेंजेस किया सर्टेन परसेंटेज, तो गुड्स में कितने चेंजेस होंगे या क्वांटिटी डिमांडेड में कितने चेंजेस होंगे वो निकालना पड़ता है। और ये हर केस टू केस डिफर करता है। कुछ गुड्स देखे होंगे तुम लोगों ने जहां पे 20% अगर प्राइस घट जाती है तो गुड्स बहुत लोग खरीदने को दौड़ने को पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एसी वगैरह, जहां पे 20% अगर प्राइस बढ़ गई तो जो क्वांटिटी परचेस्ड होती है वो क्वांटिटी परचेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली व्हीकल, अगर तुमने 20% अगर प्राइस घटा दी किसी भी व्हीकल की, तो जो व्हीकल की क्वांटिटी सेल होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे प्राइस घटा दो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, मुझे बताओ सॉल्ट की प्राइस अगर 20% से घट गई तो तुम क्या सॉल्ट ज्यादा खाना पसंद करोगे या ज्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे क्या, नहीं। तो कुछ गुड्स होते हैं जो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं प्राइस को, ऐसे गुड्स जो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं प्राइस को, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्राइस को ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनकी क्वांटिटी जो सेलिंग क्वांटिटी होती है वो उतनी ही रहती है आफ्टर फॉलिंग ऑफ प्राइस या बिफोर फॉलिंग ऑफ प्राइस, ठीक है। तो अपने को बस यही निकालना है कि ये अगर चेंज होता है, ये प्राइस अगर चेंज होती है तो कमोडिटी या कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करेगी, वो रिस्पॉन्ड कितना होगा, वो कितने परसेंट से रिस्पॉन्ड करेंगी, बस यही देखना है। यहाँ पे रहेंगी सॉल्ट की क्वांटिटी, यहाँ पे भी व्हीकल की क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी कितने परसेंट से ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, इसका रिस्पॉन्सिवनेस ही अपने को देखना है। हमने देख लिया। अब टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो इलास्टिसिटीज होती है उसमें बहुत सारी चीजें कंपेयर की जाती है, बट एक फैक्टर हमेशा कॉमन रहता है, वो है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड को कंपेयर किया जाएगा इनकम इलास्टिसिटी में, उसको कंपेयर किया जाएगा इनकम से। किसकी इनकम से, जो कस्टमर उस चीज को खरीद रहा है उसके इनकम से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है।
और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, यानी इनकम इलास्टिसिटी EY से। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी में क्वांटिटी डिमांडेड को कंपेयर किया जाएगा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी से, उस कमोडिटी के प्राइस से। और क्रॉस इलास्टिसिटी में ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांडेड को कंपेयर किया जाएगा प्राइस से। बट एक चीज समझना, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये एक गुड की प्राइस रहेंगी, सॉरी एक स्पेसिफिक गुड की रहेंगी, और जो प्राइस रहेंगी वो दूसरे किसी गुड्स की रहेंगी, मतलब उसके रिलेटेड गुड्स की रहेंगी। तो यहाँ पे क्या था, जिस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड थी उसी गुड की अपन प्राइस चेक कर रहे थे, उनका रिलेशन निकाल रहे थे। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एक गुड्स की चेक करेंगे, बट उसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे गुड्स के प्राइस के साथ। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम टी की क्वांटिटी डिमांडेड चेक करेंगे, बट किसके प्राइस से, कॉफी की प्राइस के साथ, कॉफी प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग गुड्स है, यहाँ पे एक ही गुड्स था, तो ये चीज याद रखनी। अब प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ED से, और क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है EC से। तो ये सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, हाँ, तो ये कंपैरिजन पॉइंट और ये उसके सिंबल। अपन अब क्या क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलती है, परसेंटेज चेंज हमेशा चेंज कैसे आएगा, परसेंटेज में आएगा, क्योंकि वैल्यू में चेंज या जो एब्सोल्यूट नंबर्स है उसमें अगर हम चेंज देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा ये नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन की इनकम है 5 लाख रुपए, और वो 5 लाख से हो गई 4.5 लाख रुपए। अब क्वांटिटी डिमांडेड थी 125 पहले, ठीक है, अब वो हो गई 120। तो क्या है, इसमें पता चला कि 5 क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और इनकम भी कितने से कम हो गई, 50,000 से। अब अपने को अच्छा खासा रिलेशन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को अपने को एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही अपन अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, तो ही इस इनकम को किसी दूसरे केस से कंपेयर कर पाएंगे, या इस केस को किसी फ्यूचर केस से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कंपैरिजन के लिए अपने को चेंज जो लगता है वो परसेंटेज चेंज लगता है, इसीलिए हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कस्टमर। ठीक है, जो कस्टमर है उसकी इनकम को चेक करेंगे। ठीक है, दो चीजों को कंपेयर किया, कि कौन से दो चीजों को, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया अपन ने क्वांटिटी डिमांडेड को, इनकम ऑफ कस्टमर से, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अपन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आएगा, इनकम इलास्टिसिटी दिखाया जाता है EY से इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, जो सिंबल रहता है वो रहता है ट्रायंगल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, आई यानी इनकम, या आई की जगह बहुत बार वाई भी यूज किया जाता है, अपन वाई यूज करेंगे। वाई यूज करेंगे। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाएगा, परसेंटेज चेंज निकाला जाएगा सर इनिशियल फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल अपॉन क्वांटिटी इनिशियल। ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन वाई कैसे निकाला जाएगा, इनटू 100 किया जाएंगे इसको। परसेंटेज चेंज इन वाई इनकम फाइनल माइनस इनकम इनिशियल अपॉन इनिशियल इनकम, या इनकम इनिशियल। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा ये अपन डिराइव कर रहे हैं। अब ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, ऑफ कोर्स क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब इसी को समझना ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा
ये है ऊपर का है तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी और नीचे का है तुम्हारा चेंज इन इनकम, तो इसको ही लिखा जाता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन जो इनिशियल क्वांटिटी उसको नॉर्मल क्यू लिखा जाता है अपॉन चेंज इन, ये क्या है तुम्हारा चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम अपॉन ये जो इनिशियल इनकम है उसको y लिखा जाता है। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाके स्विच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू इनिशियल इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। समझा, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यूज क्या क्या रह सकती है, जो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स का समझना, सॉरी नॉर्मल गुड्स नहीं, इंफेरियर गुड्स, इंफेरियर गुड्स, इंफेरियर गुड्स। अब इंफेरियर गुड्स के केस में ध्यान से समझना, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगी, और क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगी तो वो आएंगी निगेटिव में, और इनकम बढ़ जाएगा तो वो आएगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव हमेशा क्या होगा, उसका आंसर हमेशा आएगा निगेटिव। तो इंफीरियर गुड्स के केस में तुम्हारी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हमेशा क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, निगेटिव यानी एक से कम रहेंगी। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम विल बी लेस देन 1। नेक्स्ट चीज आते हैं नेसेसिटीज, नेसेसिटीज, नेसेसिटीज यानी जो नेसेसरी रहते हैं। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना यहाँ पे कि सॉल्ट जैसी नेसेसिटी है, तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से 3 लाख हो गया, तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से 5 लाख हो गया, सॉल्ट तो तुम उतना ही कंज्यूम करोगे, तुम्हारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आएंगी, 0 आएंगी, और इनकम कितना भी बढ़ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर क्या आने वाला है 0। तो नेसेसिटीज के केस में वो आंसर रहेगा 0, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ नेसेसिटीज। और फिर आ गया लग्जरी, लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज में क्या हो जाएगा, सर ये तो बहुत सिंपल है कि हमारा इनकम जब बढ़ जाता है तो लग्जरी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। तुम्हारा इनकम 2 लाख से 20 लाख हो गया तो तुम्हारी जो कार की क्वांटिटी डिमांडेड है वो कार की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी। तो ये क्या होता है, इसका आंसर ये हमेशा ऊपर का पॉजिटिव हो जाता है, नीचे का पॉजिटिव होने से तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इनकम इलास्टिसिटी हमेशा कैसी रहती है, लग्जरी गुड्स की पॉजिटिव, यानी वो रहती है ज्यादा, किससे, एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज को याद रखना है, ये है अपना इनकम इलास्टिसिटी। किसका कंपेयर किया अपन ने, कस्टमर के इनकम को कंपेयर किया क्वांटिटी डिमांडेड के, किसी भी गुड्स के क्वांटिटी डिमांडेड के। तो एग्जांपल मान लेते हैं, मिस्टर राम हैज हैड इनकम of rupees 2 lakh which is now changed to मान लो रुपीज 4 लाख, हाँ 4 लाख पे हो गया। अब अपने को लिखना है हिज कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी is increased from 10 units to 30 units। अपने को निकालनी है इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, निकालते हैं, थोड़ा ये हो गया, स्लैंट हो गया, बट निकालते हैं। अब समझो क्या बोला है, अपने को क्या निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी चेंज हो गई सर, 10 से वो 30 पे चला गया। हम्म, 10 से वो 30 पे चला गया।
तो अपने को एब्सोल्यूट चेंज कंसीडर करना है, अपने बुक के पर्पस के लिए अपने को पॉजिटिव निगेटिव चेंज नहीं, एब्सोल्यूट चेंज कंसीडर करना है। तो चेंज कितना हो गया 20 से। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी सर, इनिशियल क्वांटिटी 10 थी, ठीक है हाँ। अब इनटू इनिशियल इनकम कितना था, इनिशियल इनकम था 2 लाख का, ठीक है 2 लाख, 2 लाख लिख देता हूँ हाँ। अब चेंज इन इनकम, चेंज अच्छा यहाँ चेंज इन इनकम चाहिए, चेंज इन इनकम कितना हो गया, चेंज इन इनकम 2 लाख से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 लाख कट हो जाएंगे, और ये 20, ये 2, तो इनकम इलास्टिसिटी आएंगी 2 की, समझा। मतलब अगर उसका इनकम, इसका मतलब क्या होता है, उसका इनकम अगर 1 यूनिट से बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने यूनिट से बढ़ जाएंगी, 2 यूनिट से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है चेंज, ये होता है उसका क्या होता है कंक्लूजन, कि वो जो आंसर आने वाला है उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ये है इनकम इलास्टिसिटी। हमने कंपेयर किससे किया, हमने हमारे या कस्टमर की इनकम से कंपेयर की है चीजों को, किसके साथ, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। अब आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या निकालता है, इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity of a commodity। अब परसेंटेज चेंज किसके साथ निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। तो एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड उसके रिलेटेड गुड्स के साथ कंपेयर करनी है। बट रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं या निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके के गुड्स को अपन रिलेटेड गुड्स बोलते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो साथ कंज्यूम होते हैं, जैसे कि इंक और पेन, ठीक है हाँ, चार्जर एंड स्मार्टफोन। और दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी और टी, ठीक है ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अपने को एक की प्राइस लेनी है और उसको चेक करना है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, किसके, दूसरे प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, उसका फॉर्मूला बनाते हैं हाँ, इलास्टिसिटी क्रॉस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट with respect to percentage change in price, percentage change in price of another product, whether it may be its substitute or it may be its complementary goods, ठीक है। अब वापस से वही डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन quantity of goods 1 into percentage change in price of second product into initial price of second product, ये आएगा तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है ये आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इस क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या क्या डिफर कर सकते हैं देखते हैं, सब्स्टिट्यूट के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट। अब मुझे बताओ कि सब्स्टिट्यूट कौन सा है, सब्स्टिट्यूट ये कॉफी की प्राइस अगर बढ़ गई तो कस्टमर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सर ऑफ कोर्स कस्टमर हो जाएंगे टी के ऊपर शिफ्ट, और टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी, किसकी, टी की, समझा। तो अगर मान लेते हैं कि प्राइस 2 हमारा कॉफी है, कॉफी की प्राइस है, और जो क्वांटिटी है वो टी की क्वांटिटी दी है, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, सर प्राइस बढ़ने से, किसकी, कॉफी की प्राइस बढ़ने से, मतलब कॉफी की प्राइस पॉजिटिव होने से
क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी टी की, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाएंगे टी की तरफ, क्योंकि अब उन्हें टी सस्ता लग रहा है। तो ऐसे केस में पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। मान लो ये क्वांटिटी 1, मान लो ये जो क्वांटिटी 1 है वो है इंक और प्राइस है पेन की। अब अगर पेन की प्राइस बढ़ जाती है, मान लो पेन की प्राइस बढ़ गई मतलब पॉजिटिव हो गई, तो सर पेन महंगा हो गया तो लोगों ने खरीदना कम किया। अब खरीदना कम किया तो उसके साथ साथ इंक भी खरीदना कम कर दिया, तो इंक की क्वांटिटी नीचे चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी मतलब निगेटिव, और निगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी इसकी क्या आएंगी, लेस देन 1। कौन से गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। थोड़े कैलकुलेशन है बट समझ के रखना है इस चीज को, ठीक है। सब चीजें लॉजिकल है यहाँ पे, कि कौन सी चीज बढ़ रही है कौन सी चीज घट रही है, उसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड रहता है। तो ये बस चेक करना है कि बढ़ा तो पॉजिटिव, घटा तो निगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और निगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये रहती है उसकी वैल्यूज। और लास्ट में आती है प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे अपन चेक करते हैं परसेंटेज चेंज इन वैल्यू, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी with respect to with respect to percentage change इन प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। वहां पे रिलेटेड था, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। सेम कमोडिटी, देखो कभी कभी मैं सिर्फ गुड्स से वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट ये समझना गुड्स की जब बात कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं सर्विसेज की भी बात कर रहा हूँ। वहां पे मुझे एक्चुअली कमोडिटी लिखना चाहिए था, मैंने गुड्स लिख दिया। बट ये चीज समझना, जब गुड्स की बात कर रहा हूँ तब उसमें क्या आ गए, सर्विसेज भी आ गए, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया ऑफ सेम कमोडिटी। यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है सर, यहाँ पे एक प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड का कंपैरिजन हो रहा है, और उस सेम प्रोडक्ट के प्राइस का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, लिखा जाता है इलास्टिसिटी, ईडी, ठीक है। क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसी के बेसिस पे फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन सॉरी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। ये बनेगा फॉर्मूला इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये लिख लिया प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी जनरली निगेटिव रहती है, बट बुक के पर्पस के लिए, मतलब जैसे बुक में लिखा है अपने बोर्ड्स के बुक में, तो उन्होंने बोला है कि वो निगेटिव जो साइन आती है वो निगेटिव साइन को अपने को इग्नोर करना है। मतलब कैसे निगेटिव आएंगी, जाहिर सी बात है सर, किसी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटने वाली है, उसका इनवर्स रिलेशन देखा था, और उसका इनवर्स रिलेशन की वजह से एक निगेटिव में जा रहा है एक पॉजिटिव में जा रहा है, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव या पॉजिटिव अपॉन निगेटिव हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। बट वी नीड टू इग्नोर द साइन, इग्नोर द साइन, ठीक है, साइन इग्नोर करनी है अपने को। अब एक आधा एग्जांपल करके देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए। कमोडिटी एक्स had price of ₹50 which increased to ₹70, but when such price increase quantity demanded reduced from मान लेते हैं 100 to 50, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या बोलते हैं समझना, क्या बोल रहे कि कमोडिटी एक्स है, उसकी पहले प्राइस क्या हुआ करती थी 50, 50 से प्राइस कहाँ पे चली गई 70 पे चली गई।
अब गुड्स महंगे हो गए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोर्स घट जाएंगी, तो कितनी घटी वो 100 से 50 तक आ गई। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट एक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी कितना चेंज हो गई सर, 50 से चेंज हो गया, 100 से 50 तक आ गए। अपॉन इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी 100 की थी, वो 100 की लिखो, इनटू इनिशियल प्राइस, ये हमेशा इनिशियल रहती है, इनिशियल प्राइस कौन सी थी, 50 की थी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना परसेंटेज चेंज नहीं, सॉरी चेंज इन प्राइस कितना चेंज होगा, 20 से चेंज होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1, ये 2, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा, ये भी 0 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये आएंगी प्राइस इलास्टिसिटी 5/4। 1 से ज्यादा आएंगे, 1.25 समथिंग आएंगी, शायद 1.25 के आसपास आएंगी। तो ये आ गई अपनी प्राइस इलास्टिसिटी। तो ऐसे निकाला जाता है। हमेशा याद रखना कि इस फॉर्मूले में जो भी प्राइस और क्वांटिटी दी गई है, वो प्राइस और क्वांटिटी कौन सी दी गई है, इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी। और वो कौन से बेसिस पे आया है, जो अपन ने देखा था परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला देखा था, उसमें क्या लिखा रहता है, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी या अपॉन इनिशियल प्राइस। जो इनिशियल वैल्यू है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेंगी, इनिशियल वैल्यू, ये भी रहेंगी इनिशियल वैल्यू। इसीलिए देखना अपन ने यहाँ पे जो क्वांटिटी ली वो इनिशियल क्वांटिटी ली, कौन सी इनिशियल क्वांटिटी 100। यहाँ पे भी जो प्राइस लिया है अपन ने, यहाँ पे प्राइस वो भी कितना लिया है 50, जो कितना था अपना इनिशियल प्राइस था, समझा। तो हमेशा इनिशियल लेना है। तो ये हो गई अपने प्राइस इलास्टिसिटी। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी बहुत तरीके की होती है, वो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऐसे कुछ गुड्स होते हैं, हाइपोथेटिकल है ये चीज, ठीक है, ये जो परफेक्ट इलास्टिसिटी है वो हाइपोथेटिकल है। ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं, मान लो शुगर, ठीक है। अब शुगर के केस में मुझे बताओ, सभी मार्केट शुगर बेच रही है 45 रुपीज पर केजी से, और तुम बेच रहे हो ₹47 पर केजी से, और शुगर सबकी एग्जैक्टली सेम ही होती है। तो तुम अगर 47 से बेचोगे तो तुम्हारा एक यूनिट भी या एक केजी भी बिकेगा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं बिकेगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे थोड़ी सी भी अगर प्राइस तुमने चेंज कर दी और तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिटली कम या ज्यादा हो जाती है, उसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी, इफ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी नहीं, स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू infinite change in quantity demanded then such elasticity is called as perfect elasticity, is called as perfect elasticity, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ गुड्स हैज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी। तो क्या दिखा आपने को सर, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। हाँ, तो मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या बोला कि थोड़ी सी प्राइस चेंज की तो क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट से चेंज होगी। अब इनफाइनाइट के नीचे कुछ भी है, आंसर कितने आने वाला है, इनफाइनाइट। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहती है, इनफाइनाइट रहती है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में भी लिखना, इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कंसेप्ट। ये नोट्स, ये जो नोट्स मैं लिख के दे रहा हूं ना, ये तुम्हें एग्जाम के लिए लिख के दे रहा हूं, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है, ये कंसेप्ट लिखना है, ये 1 पॉइंट 3 पॉइंट तो यही पे हो गए, ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे डायग्राम।
अब वापस क्या निकालेंगे, अपना फेवरेट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे निकलेगा इस केस में, सर एक्स एक्सिस में क्या रहता है, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस में क्या रहता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस इन रुपीस। हाँ, क्या बोल रहे हो, वो बोल रहे कि तुमने प्राइस थोड़ी सी भी चेंज कर दी तो क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनेटली चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे में ये शेप बनता है कि वह देखो तुम प्राइस उसी केस पे रखो, अदरवाइज कहीं पे भी रख दी तो क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिट से चेंज हो जाएंगी। तो ये बनेगा तुम्हारा डिमांड कर्व। ये तुम्हारा क्या है, डिमांड कर्व। सर ये तो अलग ही बन गया, हाँ, परफेक्टली इलास्टिक के केस में ये बहुत अलग बनता है। अब डायग्राम हो गई, शेप कैसा है इसको लिखना, डिमांड कर्व इन दिस केस, डिमांड कर्व इन दिस केस यानी इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इन दिस केस is parallel to x axis, parallel to x axis, समझा, x एक्सिस से पैरेलल है ये, हाँ x एक्सिस से पैरेलल है। एग्जांपल कौन सी एक आधी कमोडिटी बताओ जिसकी परफेक्टली इलास्टिक रहता। अब इसका एग्जांपल नहीं रहता, यह हाइपोथेटिकल रहता है, तो अपन लिखेंगे हाईली लग्जरियस गुड्स, नहीं हाईली लग्जरियस गुड्स नहीं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं एग्जैक्टली सेम या आइडेंटिकल गुड्स विथ नो डिफरेंशिएशन, विथ नो डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे गुड जो एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे गुड जो एग्जैक्टली सेम रहते, उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं रहता। अब थोड़ा सा भी चेंज नहीं है तो मुझे बताओ, एक पेन है, सेलो का एक पेन है, तो अगर वो पेन सब जगह पे 10 का मिल रहा है, एक कोई पर्सन 11 का बेच रहा है, तो उसके कुछ भी गुड्स बिकेंगे क्या, नहीं। तो ऐसे एग्जैक्टली आइडेंटिकल गुड्स की हमेशा जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिसिटी जैसी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा भी प्राइस अगर नीचे कर दोगे तो ऐसा बोला जाता है कि इनफाइनाइट क्वांटिटीज बिकेंगी, और थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा दोगे तो ऐसा बोला जाता है मार्केट प्राइस से अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो तुम्हारी जीरो क्वांटिटीज बिकेगी, ठीक है। बट ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो एग्जांपल भी अपना हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो मान लो सॉल्ट, जिनमें प्राइस में कितना भी बढ़ाओ, प्राइस में कितना भी कम करो, तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमेशा कैसे रहती है, सेम रहती है। तो ऐसे केस में जहां पे प्राइस कम ज्यादा करने से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा सेम रह रही है, तो उस गुड्स को बोला, उस इलास्टिसिटी को बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परसेंटेज इलास्टिसिटी इन विच, नहीं अपन पहले फॉर्मेट जैसे लिखेंगे, इफ change in price of commodity, change in price of commodity, मैं क्वेश्चन लिख रहा, आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नो चेंज, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, then such demand is perfectly inelastic demand, perfectly inelastic डिमांड, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझना वापस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, नो चेंज इन क्वांटिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा उसका, जीरो। अब जीरो अपॉन कुछ भी लिखोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहती है, जीरो रहती है। ये समझा, मीनिंग समझ गया। अब वैल्यू कितनी आती, वैल्यू जीरो आती है, वो भी समझ गया। फिर डायग्राम कैसे बनती है, वापस से निकालो अपना डिमांड कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस प्राइस है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी है। अब क्या होगा कि सर कुछ भी प्राइस चेंज करो, सर प्राइस पहले यहां पे थी,
तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे थी। अब हमने थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी सर, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड यहीं पे रहेगी, ठीक है। और कितनी भी आगे भी बढ़ाते जा रहे हैं हम प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड यहीं पे रह रही। तो ये बनेगा तुम्हारा इस केस में डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और कैसे रहेगा ये, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, समझा, ठीक है। तो शेप भी हो गया और एग्जांपल भी हो गया। सॉल्ट का एग्जांपल लिया है कि सर कितनी भी प्राइस चेंज क्यों ना करो, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा सेम रहती है। कौन से केस में, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस में। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की। अब आगे बढ़ते हैं। अब परफेक्ट की बातें छोड़ दी हमने, अब हम थोड़ा रियलिटी में आ गए, तो इसलिए हम बात कर रहे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की। तो क्या बोलते हैं, change in, if change in price of commodity leads to less than proportionate, less than proportionate change in quantity demanded, less than proportionate, then such elasticity is called as relative inelastic, inelastic डिमांड, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर हो गया, बट समझ लेना, तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो क्या बोल रहा है कि सर प्राइस तो चेंज कर दी हमने, बट प्राइस चेंज करने से जो चेंज क्वांटिटी में होना चाहिए था वो हुआ, बट प्राइस से कम चेंज हुआ। मतलब क्या, मतलब सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस था। हमने क्या किया, हमने प्राइस घटा दिया 20% से, प्राइस घटा दिया 20% से, तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना सर, वो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 10% से बढ़ा। मतलब इसी को क्या बोला जाता है, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज। उसके प्रोपोर्शन से भी कम में, मतलब 20% से भी कम का चेंज हुआ सर किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। अब दोनों चीजें परसेंटेज में, तो इसलिए अपन कंपेयर कर सकते। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी सर, परसेंटेज परसेंटेज इसका कैलकुलेशन करते तो 1/2 आ रहा है इस केस में, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएंगी 1 से कम, ठीक है। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी वैल्यू 1 से कम आती, कौन से केस में, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के केस में। समझना, ये एग्जांपल होगा। अब एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिख ही लेते। एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइजेस घटा दिए 20% से, और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है 15% से या 18%, चलो 18 बन गया तो 18% से 15 ही लिख देते, 15% से। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में कितना आएगा सर, 15% डिवाइडेड बाय 20%, तो ये आएगा 3/4, 3/4 यानी लेस देन 1 आएगा ये, समझा। तो ये एग्जांपल भी याद रखना कि प्राइजेस तो घटाए या बढ़ाए, बट जितना इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे हुआ वो प्राइस के चेंज के कम हुआ या चेंज से कम हुआ, तो ये इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है। मीनिंग हो गया, वैल्यू भी होगी। अब हम निकालते हैं डायग्राम। अब ये डायग्राम ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम सीधे जाते थे वैसे तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाती थी, और वैसे वैसे जैसे तुम टेढ़े हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट थी, यहाँ पे 0 हो गई। तो तुम्हें 0 के आसपास रहना है। मतलब तुम्हें क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारी लाइन तो आएंगी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जैसी आएगी, ठीक है। हाँ, एज अपोजिट टू, जैसे नॉर्मल आता है, ये मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से बहुत स्ट्रेट आएंगे, ठीक है। और थोड़ी स्ट्रेट निकाल देता हूँ,
एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं है बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि देखो हमारी क्वांटिटी यहां से घटकर यहां आ गई। अब इसमें क्या दिख रहा है समझना, चेंज इन क्वांटिटी देखो कितनी कम हो गई है और चेंज इन प्राइस देखो कितनी हो गई है ज्यादा। तो ये क्या हुआ, ये लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ, समझा। हाँ, तो ये आ गया अपना डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस में ज्यादा चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज। तो डायग्राम हो गया, शेप ठीक है, स्लैंटिंग लाइन एग्जांपल भी हो गया। तो सारी चीजें यहाँ पे भी कवर हो गई, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट शेप के लिए, पांचवा पॉइंट एग्जांपल के लिए। इसके भी अपने 5 पॉइंट हो गए, आंसर प्रिपेयर हो गया अपने लिए परफेक्टली इनइलास्टिक। समझा क्या पर? समझा, एकदम सिंपल है कि जितना प्राइस में चेंज करूंगा सर परसेंटेज बेसिस पे, उससे कम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, तो उसको बोला जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। बढ़ते हैं, अब आता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। कीवर्ड पता है, उधर लेस देन प्रोपोर्शनेट था, इधर लिखेंगे इफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी leads to more than proportionate change in quantity demanded then such commodity is said to have relatively inelastic relatively elastic demand। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जो इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस है, उसमें क्या हो रहा है, अभी जो प्राइजेस में चेंज कर रहे हैं वो लेस कर रहे हैं और जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइजेस का चेंज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कमोडिटी है लग्जरियस आइटम की जो डिमांड रहती है वो रिलेटिवली इलास्टिक रहती है। तो कोई मान लेते हैं स्पोर्ट्स कार, ठीक है। एक्चुअली स्पोर्ट्स कार नहीं लेते हैं, थोड़ा हम लग्जरी आइटम कुछ ऐसा, लग्जरी आइटम आईफोन, ठीक है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कार ज्यादा ही लग्जरी हो गया था और फिर उसकी प्रेस्टीज के हिसाब से वैल्यू बढ़ती जाती है, तो वो अलग चीज आ जाती है। बट आईफोन की बात करते हैं। अब आईफोन में क्या हो गया सर, आईफोन की प्राइस हमने अगर बढ़ा दी, आईफोन की प्राइस हमने अगर बढ़ा दी 20% से, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है 50% से। और आईफोन की प्राइस अगर हमने घटा दी है 20% से, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 50% से। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन है सर, थोड़ी सी प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। तो अपने को ये देख रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस, इसी को बोला जाता है मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज। ये यहाँ का कीवर्ड है, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज। ये यूज करना है तुम्हें एग्जाम में कौन से भी हालत में। अब शेप कैसे बनेगा इसका, शेप ऐसे बनेगा इसका, ये जो स्लैंटिंग लाइन बनी थी पहले, अभी लाइन थोड़ी ऐसे एकदम ज्यादा स्लैंटिंग बनी। अब इसमें क्या दिख रहा है समझना, इसमें दिख रहा है कि अगर इतनी सी बात करें, हाँ, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि प्राइस थोड़ी कम चेंज हुई और क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज्यादा चेंज हुई। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर एज कंपेयर टू प्राइस। यह है तुम्हारा डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, समझा। तो
मीनिंग हो गया। हाँ, वैल्यू, वैल्यू क्या आएंगी इसकी? अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड सर ज्यादा चेंज हुई, 50% से प्राइस कितने चेंज की सर? 20% से चेंज किया था प्राइस को, तो आंसर कितना आया? 1 से ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेंगी? प्राइस इलास्टिसिटी इसकी वैल्यू रहेंगी 1 से ज्यादा। अब उधर मैंने आई थिंक फिर गलत, हाँ नहीं, बराबर लिखा। चलो, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट थोड़ा शेप के लिए बताना, और पांचवा पॉइंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी अपन ने जो कैलकुलेट की है फिलहाल, वो जो फॉर्मूले से कैलकुलेट की, उसको रेशियो और परसेंटेज मेथड बोला जाता है, या उसको अरिथमेटिक मेथड भी बोला जाता है, अरिथमेटिक मेथड। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने और दो मेथड्स अपने को दिए जिसके बेसिस पे अपन प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। वो कौन सी है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड, या इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मेथड। तीनों मेथड सीखने, पहली तो मेथड अपन ऑलरेडी यूज कर चुके। तो ये देखो, परसेंटेज चेंज निकाला, ये क्या था? ये अपनी रेशियो या परसेंटेज मेथड ही था, ठीक है, या अरिथमेटिक मेथड उसको बोलते हैं। अब सभी मेथड्स के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, अपने को समझ के रखना है। सबसे पहला, रेशियो और परसेंटेज मेथड कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटी। इलास्टिसिटी, इस केस में क्या होता है? इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हाँ। अब एग्जाम्पल दिया है उन्होंने यहाँ पे, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल वही है और फॉर्मूला भी वही रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज चेंज अपने को दिया नहीं, तो अपन इससे ही बनाया हुआ दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, और प्राइस भी कौन सा लेना है? इनिशियल प्राइस। पहले इसको पुट करो, क्या क्या हुआ? प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस को बढ़ा दिया, कहां से? 20 से 25, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 9 पे आ गई। तो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने से चेंज हो गई? 1 से चेंज हो गई, तो चेंज इन क्वांटिटी 1 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? इनिशियल क्वांटिटी थी 10 इनटू इनिशियल प्राइस कितनी थी? इनिशियल प्राइस थी 20 अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस कितने से चेंज हुई? 5 से चेंज हुई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 2, ये आएगा 2/5, ये इसका आएगा आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, और फॉर्मूले के हिसाब से अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है रेशियो और परसेंटेज मेथड। तो ये हो गया कैलकुलेशन, ये हो गया एग्जांपल। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? कि इट गिव्स, इट, एक एडवांटेजेस है, इट गिव्स परफेक्ट वैल्यू फॉर इलास्टिसिटी, ये एडवांटेज है उसका। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या स्पेसिफिक प्राइस पे इलास्टिसिटी नहीं बताता। इट डज नॉट शोज, क्योंकि अपन तो चेंज निकाल रहे हैं ना, चेंज के बाद ही इलास्टिसिटी आ रही। बट अब मुझे ये निकालना है कि 26 इस प्राइस पे इलास्टिसिटी क्या रहेंगी, तो ये यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगा क्योंकि उसको चेंज चाहिए। अगर तुम चेंज बताओगे तो ये इलास्टिसिटी का आंसर दे सकता है। डिसएडवांटेज, इट cannot determine elasticity at specific point, at specific point, एक स्पेसिफिक पॉइंट की इलास्टिसिटी ये नहीं बता पा सकता। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी बन गया आंसर। नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है कि अपन क्या कंसिडर करेंगे? अपन आउटफ्लो निकालेंगे, आउटफ्लो
किसका आउटफ्लो? आउटफ्लो ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर। कस्टमर का आउटफ्लो निकालेंगे और कस्टमर के आउटफ्लो में, आउटफ्लो यानी उसने कितना स्पेंड किया, उतने जितना उसने उसके स्पेंडिंग में अगर फर्क आता है तो उस फर्क के हिसाब से अपन इलास्टिसिटी डिटरमाइन करेंगे। इस is calculated in this मेथड। ठीक है, बट आउटफ्लो को ही क्या बोला जाता है? आउटफ्लो को ही बोला जाएगा एक्सपेंडिचर। आउटफ्लो को ही बोला जाएगा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्वांटिटी परचेस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेस इनटू प्राइस ऑफ पर प्रोडक्ट या प्राइस पर प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला अपने को इस केस में यूज करना पड़ेगा। अब समझना, अगर क्या हुआ, मान लो तुम्हारी इनिशियल एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या था? इनिशियल एक्सपेंडिचर था तुम्हारा क्वांटिटी 10 और प्राइस थी 100 की, 100 रुपीज पर यूनिट। ये इनिशियल वैल्यूज थी एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा आता था 1000 रुपए का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सर, क्वांटिटी कम करोगे तो प्राइस बढ़ जाएंगी, या प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएंगी। इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड। अब क्या किया हमने, अगर तुम्हारी क्वांटिटी थोड़े से कम हो गई और प्राइस तुमने बहुत ज्यादा से बढ़ाई थी, अब ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। मान लो तुमने प्राइस कर दी 100 से 200 पे, तो ये कर दिया 200 रुपीज पर यूनिट। बट तुम्हारी क्वांटिटी थोड़े से ही कम हो गई, इंटू 9 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको क्या बोलेंगे? चलो आंसर निकालने से पहले इसको क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं और उसके बेसिस पे सर डिमांड में तो, या क्वांटिटी डिमांडेड में तो कुछ नहीं चेंज है, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी। ठीक है, अपने रेशियो मेथड से तो यही बोलता है। अब आउटफ्लो मेथड से या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इसको कैसे निकाला जाता है? चेक किया जाता है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1800 रुपए का। ठीक है, 1800 रुपए का। तो इसके बेसिस पे आप अपन चीजें निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसके अलावा थोड़ा एग्जांपल लेंगे, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। तो हम प्राइस को कम करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन के लिए प्राइस को कम करेंगे। प्राइस को करेंगे कम 50 रुपए पर यूनिट। अब सर 50 रुपए पर यूनिट, प्राइस कम किया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मान लो क्वांटिटी बढ़ गई 12 रुपए से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, तो पहला एक चीज मिल गया। तो ये तो अपने को पता चला कि सर 50% से आपने प्राइस में चेंजेस किए, तो हार्डली 20% से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुए, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। बट एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा बताया जाता है? इफ टोटल एक्सपेंडिचर is reduced when prices are reduced, then it is relatively inelastic डिमांड। ये डिमांड कैसे है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझा? ठीक है, अब इससे उल्टा, उल्टा क्या? सर एक्सपेंडिचर पहला था 10 का, सॉरी 10 क्वांटिटीज खरीदी थी और 100 रुपीज पर यूनिट से। हाँ, अब क्या हो गया सर, हमने कम कर दी प्राइस 50 रुपए पे, 50 रुपए पर यूनिट। अब सर 50% प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड डायरेक्ट क्या हो गई? डायरेक्ट 30 हो गई, मतलब 3 गुना से बढ़ गई सर। तो यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रही कौन? क्वांटिटी डिमांडेड। तो ऑफकोर्स जब क्वांटिटी डिमांडेड की ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होती है, तो अपन ने देखा था कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है। बट इससे फर्क क्या पड़ा? पहले एक्सपेंडिचर कितने का था? 1000 का। अब एक्सपेंडिचर कितने का हो गया? अब एक्सपेंडिचर हो गया है 1500 का। ठीक है, तो अगर समझना, अगर प्राइस घटाने से तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटफ्लो बढ़ जाता है, तो उसको बोला जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है,
हाँ, और कुछ चीजें होती है जिसमें प्राइस कम ज्यादा करने से, मान लो तुम्हारी एक्सपेंडिचर पहले था 10 × 100, तो अभी हो गया ये 50 × 20 बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस कम कर दी, क्वांटिटी बढ़ गई, बट इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर एक ही है। तो ऐसी चीज में जहां पे इनिशियल और फाइनल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रहती है, 1 रहती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, समझा। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हो गया, एक्सपेंडिचर यहाँ पे घट गया तो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो गया, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन याद रखना है। कैलकुलेशन देख लिए, एग्जांपल देख लिया। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज कुछ नहीं, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ बता रहा है कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, ये अपने को क्वांटिटी नहीं बता रहा है, कैन नॉट क्वांटिफाई एग्जैक्ट इलास्टिसिटी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट क्वांटिफाई एग्जैक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी। ठीक है, एग्जैक्ट इलास्टिसिटी नहीं बता पाती है ये मेथड, ये इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड में ग्राफिकल मेथड से इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से चीजें निकाली जाती है। इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड यानी कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है, सर वही अपना ग्राफ जो अपन पिछले चैप्टर से निकालते आ रहे हैं, अपना डिमांड कर्व का जो ग्राफ है वही यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो कर्व है ये दो तरीके के बनते हैं, एक तो लीनियर डिमांड कर्व बनता है या फिर नॉन लीनियर बनता है। लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है समझते हैं। लीनियर डिमांड कर्व यानी अगर डिमांड कर्व की स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको बोला जाता है लीनियर डिमांड कर्व। अब समझना, लीनियर डिमांड कर्व के लिए इलास्टिसिटी ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाली जाती है। तो ये तुम्हारा डिमांड कर्व था। अब यहाँ पे एक कौन सा भी पॉइंट कंसीडर करो और उस पॉइंट की इलास्टिसिटी अपन निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड की वजह से या ज्योमेट्रिक मेथड के हिसाब से या पॉइंट इलास्टिसिटी के हिसाब से। इसको किसी स्पेसिफिक पॉइंट की अगर इलास्टिसिटी तुम निकाल रहे हो तो उसको बोला जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी। अब सिंपल सी चीज है, इसका एक फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लोअर लाइन, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अपॉन लेंथ ऑफ अपर लाइन, ठीक है। तो L अपॉन U का फॉर्मूला बनता है। अब सर ये लोअर लाइन और अपर लाइन क्या है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे जो लाइन बन रही है वो लोअर लाइन है और इस पॉइंट के जो ऊपर बन रही है वो अपर लाइन है, ये L है, ये U है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे फिर क्या निकाला जाता है, इलास्टिसिटी निकाला जाता है। मान लो इसकी लेंथ है 2 और इसकी लेंथ है 4, ठीक है। अब इलास्टिसिटी क्या बोलती है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू L अपॉन U। L कितना है 2, U कितना है 4, तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाएंगी 1/2 यानी 0.5। तो एग्जैक्ट इलास्टिसिटी निकाली और सिर्फ किसके बेसिस पे निकाली, ग्राफ के बेसिस पे। अब और एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, Q। Q पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब इलास्टिसिटी इस केस में क्या हो जाएंगी समझना, सर लोअर लेंथ तो 0 है और अपर लेंथ है 6, तो 0/6 0 होता है। तो इस पॉइंट पे हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ
प्राइस इलास्टिसिटी कितनी रहती है, 0 रहती है। अब वैसे अपन एक और आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे आर की बात करेंगे। आर के केस में मुझे बताओ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी हो जाएंगी, एल अपॉन यू। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 6, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू 0, और एनीथिंग अपॉन 0 लीड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे इन इलास्टिसिटी कितनी, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी रहेंगी, इनफाइनाइट रहेंगी। और एक जगह ऐसी आएंगी, समझना, ये 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में एक जगह ऐसी आएंगी जहां पे इलास्टिसिटी रहेगी 1, समझा। हाँ, तो इसके बेसिस पे, सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे तुम प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। बट ये तो लीनियर डिमांड कर्व हो गया। अब डिमांड कर्व नॉन लीनियर भी हो सकता है, मतलब एक कर्व बन सकता है। अब कर्व के केस में क्या करें, कर्व के केस में किसी स्पेसिफिक पॉइंट की अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो कैसे निकाले, सिंपल सी बात है, इस कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट टू कर्व, ठीक है। उस कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये एल बन जाएगा, और उसका उस टेंजेंट का एक यू आ जाएगा, और वापस से प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एल अपॉन यू का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब कौन से भी पॉइंट पे निकाल सकते हो तुम, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इस पॉइंट पे चाहिए तो वापस क्या निकालो, टेंजेंट निकालो। टेंजेंट निकालोगे तो इसका एक ये एल आ जाएगा, और इसका या इधर से क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। वापस एल अपॉन यू करोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें करके तुम्हें सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे पॉइंट मेथड में एक पॉइंट इलास्टिसिटी मिलती है। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट की इलास्टिसिटी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इधर एडवांटेज लिखता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट कैन बी फाउंड, कैन बी फाउंड। एक स्पेसिफिक पॉइंट की इलास्टिसिटी तुम यहाँ पे फाउंड कर सकते हो। अब ये हो गई इलास्टिसिटी। अब लास्ट में बात करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो तुम्हारे इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अपन ने देखा ना कि कुछ प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है, कुछ प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 0 है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये अपने को अब निकालना है कि इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और वो कैसे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी को। सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर कमोडिटी नेसेसिटी गुड्स रहे, नेसेसिटीज यानी सर जरूरी है जीने के लिए, ठीक है, तो मुझे बताओ उसमें ज्यादा अगर प्राइजेस के चेंज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा क्या, नहीं। मान लो टूथब्रश है, टूथब्रश की प्राइजेस, टूथब्रश एक नेसेसिटी है, अब टूथब्रश के प्राइजेस में बहुत ज्यादा फर्क आ गया तो तभी भी तुम टूथब्रश यूज करना छोड़ दोगे क्या, नहीं, नहीं छोड़ोगे। तो जो नेसेसिटी गुड्स है उनकी जो इलास्टिसिटी रहती है, या उनकी जो प्राइस रहती है, या उनकी जो डिमांड रहती है, वो इन इलास्टिक डिमांड रहती है, इन इलास्टिक डिमांड। और उसके अपोजिट रहते हैं लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स नेसेसरी नहीं रहते लाइफ के लिए, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसकी जो इलास्टिसिटी रहती है या डिमांड रहती है वो कैसी रहती है, इलास्टिक डिमांड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग फटाक से शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो तुमने टी की प्राइस बढ़ा दी तो लोग फटाक से कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अचानक से घट जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड रहती है इलास्टिक। बट अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, जैसे मुझे बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे महाराष्ट्र का एमएससीबी बोर्ड है, तो उसने अगर इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ा दिए, यूनिट के भाव बढ़ा दिए, तो क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, नहीं। तो क्या तुम क्वांटिटी कम हो जाएंगी तुम्हारी इस केस में, हाँ सर थोड़ी सी कम हो जाएंगी, बट पूरा ही बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है कि हम दूसरे किसी कंपनी के पास जाए वहां से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करें। तो अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इन इलास्टिक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ यूजेस। अगर सिंगल यूज कमोडिटी है, जैसे पेन,
सिंगल यूज है। अब थोड़ी सी भी अगर प्राइस बढ़ दी तो तुम उस यूज को खत्म कर सकते हो। तो सिंगल यूज अगर कमोडिटी है तो उसकी डिमांड इलास्टिक रहती है, मतलब अगर प्राइस बढ़ गए तो हम वो यूज करना बंद कर देंगे। बट अगर मल्टी यूज है, मल्टी यूज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्राइस बढ़ जाए तो हो सकता है कि हम एसी चलाना बंद कर दें, अकाउंट लिखा बट एसी चलाना बंद कर दें, बट हम फैन चलाना तो बंद नहीं करेंगे ना, फैन चलाना तो बंद नहीं करेंगे, तो इसलिए उसका यूज होता रहेगा, इसीलिए उसकी डिमांड बनती रहेगी। तो उसकी डिमांड प्राइस कम ज्यादा होने पे भी ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगी, तो इसलिए उसकी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट हैबिट्स, अगर हैबिचुअल गुड्स है तो प्राइस कितनी भी बढ़ जाए कितनी भी कम हो जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कॉफी एक हैबिचुअल गुड्स हो गया, अब कॉफी की प्राइस अगर डबल भी हो जाए हाफ भी हो जाए तो हमारा कंजम्पशन उतने ही लेवल पे रहेगा, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी वो अफेक्ट नहीं होंगी, इसीलिए जो इलास्टिसिटी रहेगी या जो डिमांड का टाइप रहेगा वो रहेगा इन इलास्टिक डिमांड। तो हैबिचुअल गुड्स के केस में इन इलास्टिक रहती है डिमांड। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल यानी ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एसी है, अब एसी की प्राइस अगर बढ़ी हुई है तो तुम एसी खरीदोगे क्या? नहीं, तुम्हारे पास जो ऑलरेडी एसी है उसको और 1 साल तक चलाओगे। तो ड्यूरेबल गुड्स के केस में क्या है कि हम हमारा कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी है बट गाड़ी की प्राइसेस अभी बहुत बढ़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं यार अगले साल खरीद लेते, तब तक मेरे पास जो पुरानी गाड़ी है वही मैं चलाता हूँ। तो जब गुड्स ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल, तो उस केस में डिमांड रहती है इलास्टिक। प्राइस बढ़ने से डिमांड अचानक से घट जाती है क्योंकि लोग पोस्टपोन कर देते हैं अपने कंजम्पशन को। बट अगर गुड्स पेरिशेबल है, अब पेरिशेबल गुड्स यानी जो समय के साथ खराब हो जाते हैं, ऐसे पेरिशेबल गुड्स जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गए। अब ये पेरिशेबल गुड्स हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं नेसेसिटीज में आते हैं, तो इसीलिए उनकी जो डिमांड रहती वो इन इलास्टिक रहती। बहुत समरी पॉइंट में लिख के दे रहा हूं, ये अगर तुम लर्न कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, एक्स के साथ वाई कंज्यूम किया जाएगा, बैटरी और स्मार्टफोन, ठीक है, साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। अब इस केस में क्या है कि समझना, बैटरी की प्राइस, बैटरी की प्राइस और बैटरी की क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे से ज्यादा रिलेशन नहीं रखती। फिर उसका रिलेशन किससे होता है? सर बैटरी की क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन ज्यादा होता है स्मार्टफोन की प्राइस से, स्मार्टफोन की प्राइस से। तो क्या बोला मैंने क्या बोला कि बैटरी की क्वांटिटी डिमांडेड और बैटरी के प्राइस का रिलेशन ज्यादा नहीं रहता, इसीलिए वो डिमांड क्या हो जाती है इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इन इलास्टिक हो जाती है। क्योंकि अगर बैटरी की प्राइस थोड़ी बढ़ा भी दी तो बैटरी तो उतनी ही जाएंगी जितने स्मार्टफोन्स यूज हो रहे, ठीक है। या बैटरी की प्राइस तुमने घटा दी, ऐसा हो गया, मान लो बैटरी की प्राइस हाफ कर दी, तो लोग एक स्मार्टफोन के लिए दो दो बैटरीज खरीदना चालू करेंगे क्या? नहीं करेंगे ऐसा। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसीलिए याद रखना उनकी जो डिमांड रहती है वो कैसे रहती, इन इलास्टिक रहती। नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम जो गुड्स है या गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदते हैं वो ज्यादा खरीदते हैं या वो लग्जरी खरीदते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अचानक से अपन कंजम्पशन डबल ट्रिपल कर देते हैं जैसे अपनी इनकम बढ़ जाती है। अर्जेंसी ऑफ गुड, अगर कोई गुड्स अर्जेंट है तो मुझे बताओ, अगर सामने वाले ने नॉर्मली वो 100 का बिकता है, वो उसने 300 रुपए में बेचने की भी कोशिश की, तो अपने को खरीदना पड़ेगा। जैसे मेडिसिन, मान लो 12 बजे एक ही मेडिकल खुला है और वो दवाई की कॉस्ट है वैसे 250 रुपए, बट वो बोल रहा है कि 1000 रुपए से कम में तो नहीं दूंगा, तो तुम्हें 1000 रुपए में भी खरीदनी पड़ेगी। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं। तो ऐसे केस में, अर्जेंसी के केस में तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट नहीं होती, कितना भी प्राइस ऊपर या नीचे हो जाए, तो इसलिए डिमांड बन जाती है इन इलास्टिक, यानी ऐसी डिमांड जो प्राइस से चेंज नहीं हो रही है, प्राइस के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही। और टाइम पीरियड, अब अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो कस्टमर को शिफ्ट होने का टाइम नहीं मिलता।
अगर मैंने आज की और कल की कॉफी की डिमांड निकाली या कॉफी की इलास्टिसिटी निकाली तो हमेशा तुम्हें इनइलास्टिक मिलेगी, क्योंकि मुझे कॉफी से चाय पे शिफ्ट होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो अगर तुम शॉर्ट पीरियड के लिए इलास्टिसिटी निकालते हो तो हमेशा डिमांड तुम्हें इन इलास्टिक दिखेगी एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में लोगों को शिफ्ट होने का टाइम मिल जाता है, अपनी हैबिट्स को चेंज करने का टाइम मिल जाता है, तो डिमांड इस केस में बन जाती है इलास्टिक। तो कौन सा भी गुड्स ले लो, चाहे लग्जरी ले लो, चाहे कंफर्ट वाला गुड्स ले लो, नॉर्मल गुड्स ले लो, शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें इलास्टिसिटी कमी मिलेगी। अब वही गुड्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करोगे, मतलब जो चेंज निकालने वाले हो, जो अपन इनिशियल और फाइनल की बात करते ना, वो मान लो इसके बीच में 1 महीने का गैप है तो इलास्टिसिटी कम मिलेगी। बट ये तुम्हारी इनिशियल और फाइनल के बीच में 2 साल का गैप था जो तुमने कैलकुलेशन किया था, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी, तो उसमें अगर 2 साल का गैप है तो तुम्हें इस केस में 100% इलास्टिसिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लोगों को शिफ्ट होने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इलास्टिसिटी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, समझना, प्रोड्यूसर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लो अगर प्रोड्यूसर को पता है कि प्राइस को घटाने से क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ने वाली है, प्राइस को घटाने से क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ने वाली है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे इन इलास्टिक है, ऐसे केस में उसे क्या करना चाहिए? ऐसे केस में उसे ज्यादा प्राइस चार्ज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड सर अफेक्ट नहीं हो रही है प्राइस के चेंजेस से। तो पहले मैं कोई गुड्स 100 रुपए में बेचता था और क्वांटिटी डिमांडेड थी 50 की, और मुझे कितना रेवेन्यू मिलता था? 5,000 का। अब मुझे ये पता चल गया कि प्राइस कम ज्यादा करने से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस 150 कर देता हूँ। अब उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट तो नहीं हो रही है, तो वो उतनी रह जाएंगी और मेरा क्या हो जाएगा सर, रेवेन्यू का फायदा हो जाएगा। तो इनइलास्टिक डिमांड के केस में प्राइसेस बढ़ानी चाहिए जिससे तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाए। बट इलास्टिक डिमांड अगर है, इलास्टिक मतलब क्या? मतलब सर 100 रुपए के गुड्स हम बेच रहे थे और 50 गुड्स जाते थे, बट जैसे ही प्राइस हमने 150 कर दी, गुड्स आ गए डायरेक्ट, या गुड्स की क्वांटिटी सेल होने लगी डायरेक्ट, मान लो 10, एकदम एक्सट्रीम अमाउंट्स ले रहा हूँ। तो पहले 5,000 रुपए का जहां पे मुझे रेवेन्यू होता था, अभी कितने का हो रहा है? सिर्फ 1,500 का हो रहा है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में तुम्हें उल्टी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें पता है ना कि अगर प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, तो तुम क्या करो, प्राइस कम कर दो। ठीक है, तुम क्या करो, प्राइस कम कर दो, तुम प्राइस 50 रुपए कर दो। अब तुम्हें पता है क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इससे, प्राइस से, तो तुमने जैसी प्राइस कम कर दी, क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 200 हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में तुम्हारा रेवेन्यू वापस से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन इलास्टिक डिमांड के केस में तुम्हें तुम्हारा प्राइस बढ़ाना चाहिए, और इलास्टिक डिमांड के केस में तुम्हें तुम्हारा प्राइस क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए, जिससे तुम्हारा रेवेन्यू बढ़े। यहाँ पे भी रेवेन्यू बढ़ा, कब बढ़ा? प्राइस घटाई तब। यहाँ पे भी तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा, कब बढ़ा? जब प्राइस बढ़ाई तब। बट इसीलिए तुम्हें समझना जरूरी है कि तुम्हारे जो गुड्स जो तुम बेचते हो वो इलास्टिक होने है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगी तुम्हारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सिंपल है, इन इलास्टिक डिमांड है तो रेज प्राइजेस, और अगर इलास्टिक डिमांड है तो रिड्यूस प्राइजेस। बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब गवर्नमेंट को पता है कि जो वो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बेचते हैं उस पे वो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अब उस पे लगाते हैं वो टैक्स। ठीक है, और टैक्स लगने के बाद फिर डिसाइड होती है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस अगर टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, और क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा? इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देखती है कि ऐसे गुड्स ढूंढो
जो या जिसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड के केस में अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं, इनइलास्टिक डिमांड को ढूंढते हैं, उस पे कॉस्ट लगाते हैं, उस पे प्रॉफिट तो रहता ही है, प्लस टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लगा देते हैं। बट टैक्सेस लगा देने से सेलिंग प्राइस तो बढ़ जाती है, बट क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से नहीं घटती। और इसमें दोनों का फायदा, कौन सा, इकोनॉमी का भी फायदा और गवर्नमेंट का भी फायदा। तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से पहले ये देखना पड़ता है कि कौन से गुड्स पे लगाना है। और ये जो टैक्स की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स अगर गुड्स पे लग रहा है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जीएसटी नाम के टैक्स की या इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये ढूंढती है, और गवर्नमेंट को सबसे आसान या टैक्स लगाने वाला गुड्स जो लगता है वो रहता है अल्कोहल। अल्कोहल की डिमांड इनइलास्टिक होती है, तुम कितना भी प्राइस बढ़ा दो या कितना भी प्राइस कम कर दो, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से चेंज नहीं होती। तो इसीलिए गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाता है, लोगों का भी फायदा हो जाता है। हाँ, लोगों का भी फायदा होता है तो होता है। अब नेक्स्ट, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है? फैक्टर प्राइसिंग यानी कि तुमने जो फिनिश गुड्स बनाए, उस फिनिश गुड्स बनाने के लिए तुम्हें जो चीजें लगी, जनरली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनको पेमेंट करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स उनको पेमेंट करने पड़ेंगे। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और लैंड को रेंट। अब सबसे ज्यादा इश्यू होता है वेजेस का। अब अगर ये क्या बोलते हैं, समझना, ये बोलते हैं कि अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो तुम प्राइजेस बढ़ा सकते हो। तो तुम क्या करो, प्राइजेस बढ़ाओ, उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, और ज्यादा रेवेन्यू जो आएगा उसमें से हमारे फिर क्या बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ। ठीक है, प्राइजेस बढ़ाने से ज्यादा रेवेन्यू, और ज्यादा रेवेन्यू से ज्यादा वेजेस। और अगर इलास्टिक डिमांड है तो इलास्टिक डिमांड के केस में वो प्राइस घटाने को बोलते हैं, प्राइस घटाने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ने से उनके वेजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है कि वो जाने कि डिमांड कौन से केस की है, और उस केस पे वो फैक्ट्री पे प्रेशर डाल सकते हैं कि हमें वेजेस बढ़ाओ, और वेजेस बढ़ाने के लिए तुम ये कर सकते हो, ऐसा ये जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में सिंपल सी चीज है कि अगर तुम इनइलास्टिक डिमांड वाले ऐसी चीज जहां पे लोगों की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, ऐसे गुड्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कंट्री के बाहर अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम उस केस में क्या करो, उसकी प्राइजेस बढ़ा दो। एग्जाम्पल दिया है अपने बुक में क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल एब्सोल्युटली नेसेसरी है अपने लिए, इसीलिए जो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ओपेक क्या करती है, ओपेक क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ाते भी है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा फर्क नहीं आता, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से चेंज नहीं होती। नेक्स्ट आता है पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज क्या होता है, नेसेसिटी है। पब्लिक यूटिलिटीज में क्या आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, ठीक है। अब ये अगर गुड्स किसी प्राइवेट हाथ में चले गए, एक मिनट, अब ये गुड्स बनाने वाली कंपनी अगर प्राइवेट रहेंगी तो उनको पता चलेगा कि प्राइसेस बढ़ाने पे भी फायदा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर की क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा। या अगर जब उन्हें पता चल जाता है तो वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं कस्टमर को। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ऐसे यूटिलिटीज को गवर्नमेंट हैंडल करती है, किसके पास रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इस केस में मोनोपोली किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि मोनोपोली किस पे रखनी है, कौन से बेसिस पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे। यहाँ पे भी अपन ने क्या दिखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी रही, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर ज्यादा ही इनइलास्टिक है तो उसको गवर्नमेंट के हाथ में रख दो, क्योंकि गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, प्राइस को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा और एक्सप्लॉइट नहीं करेगा कस्टमर को, इसका एक्सप्लॉइटेशन रुक जाएगा। exploitation will stop। ठीक है, स्टॉप।
और लास्ट में है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं चाहिए था, ये इंपॉर्टेंस में नहीं चाहिए था, ये ऊपर के चार्ट में ही चाहिए था कि कौन से बेसिस पे फैक्ट तुम्हारी जो इलास्टिसिटी है वो अफेक्ट होती है, तो उसमें ही चाहिए था ये इनकम का पार्ट। अब समझना, अगर तुम्हारा एक इनकम का पूल है, मान लो ये तुम्हारा इनकम है, और कोई गुड्स अगर परचेस कर रहे हो जो तुम्हारा इनकम का इतना ही पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, मान लो तुम्हारा 10 लाख का इनकम है और ये 20,000 के गुड्स है, ठीक है, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 5,000 के गुड्स है। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारा वो कम प्रपोर्शन ऑफ इनकम आता है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ठीक है, इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, हाँ। अब ये अगर प्रपोर्शन कम आता है इस केस में तो डिमांड इनइलास्टिक रहती है। मुझे बताओ, अगर तुम 5 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, और समोसा तुम्हारे लिए, वापस आ गया समोसा, समोसा तुम्हारे लिए अगर 15 का 20 हो जाता है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे बहुत बड़े इनकम पूल में से थोड़ा सा ही ज्यादा खर्चा हो रहा है उस केस में। तो ऐसे केस में इनइलास्टिक डिमांड मिलती है अगर प्रपोर्शन कैसा हो, स्मॉल हो, स्मॉल प्रपोर्शन। बट अगर तुम्हारे इनकम का प्रपोर्शन बहुत लार्ज है तो अब तुम्हें फर्क पड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे फिर ऐसे गुड्स की, कमोडिटी की जो डिमांड रहती है वो कैसे रहती है, इलास्टिक डिमांड रहती है, इसको बोलेंगे हाई प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। इसका एग्जांपल, एग्जांपल आएंगे इसका, एग्जांपल समोसा, और उसका एग्जांपल क्या आएगा, हाई प्रोपोर्शन वाला। ऐसे कौन से गुड्स है जो तुम्हारे हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लेता है, वो है कार हो गई, व्हीकल हो गई, ऐसे जो ड्यूरेबल गुड्स है वो जनरली हाई प्रोपोर्शन लेते हैं और उनकी डिमांड वापस से कैसी हो जाती है, चीज की वजह से इलास्टिक हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस, ये सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में अपने को ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे नोट्स मैंने लिख के दिए हैं, यही नोट्स तुम एक बार देख के जाना, तो तुम्हारा बहुत सारा जो बड़ा चैप्टर है वो थोड़े से टाइम में एकदम रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज होके तुम तैयार हो जाओगे। इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। अब आई थिंक इसमें एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। वो रहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी रहता है ना, वो सेम रहता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर तुमने प्राइस 50% से कम की तो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड भी 50% से बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 50% डिवाइडेड बाय 50% एक आता है। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इस केस में एक कर्व बनता है। ओके, लगा ही था मेरे को। हाँ, इस केस में एक कर्व बनता है, ठीक है, और इस कर्व का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला रहता है, एक्चुअली रेक्टेंगुलर पैराबोला रहता है, सॉरी, हाँ, रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला। और वापस से एक और चीज याद रखना, ये रहता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। और इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। सो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो ये सारी बातें हैं जो इस यूनिट में अपन ने देखी है। तो अब ये हो गया अपना यूनिट यहाँ पे खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में।